जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 में है प्रकाश या लाइट। तो हम पिछले भाग में प्रकाश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो बहुत सारे हमने प्रयोगों के द्वारा भी देखा था कि परावर्तन के नियम क्या हैं, और समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना हमने जाना था। नियमित तथा विसरित परावर्तन के बारे में भी हमने जाना था। प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर, उसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जान चुके थे। साथ ही बहुमूर्ति दर्शी और पेरिस्कोप के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो इसे हम आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन होता है। तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो वास्तव में यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। एक प्रिज्म की सहायता से यह दर्शाया जा सकता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश का विक्षेपण, तो इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। क्रियाकलाप 8, कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा उसे मेज पर इस प्रकार रखिए कि पीछे का भाग अंधेरा हो। तो एक प्रिज्म लेंगे कांच का और उसके क्या करेंगे, पीछे के भाग को जैसे अंधेरा हो वैसे स्थापित करेंगे। एक सफेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखेंगे। प्रिज्म के पीछे एक सफेद गत्ता रखेंगे। प्रिज्म के अग्रभाग से प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश पड़ने देंगे। तो सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के आगे वाले भाग से पड़ने देंगे और प्रिज्म के पीछे एक गत्ता रखेंगे। क्या सफेद गत्ते पर 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं? तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है और वो गत्ते पर पड़ता है तो उसमें 7 अलग रंग दिखाई देते हैं, और ये रंग हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इन 7 रंगों का क्रम संक्षेप में बेनी, आहा, पी, नाला है। मतलब जितने रंग हैं उसके पहले अक्षर को जोड़कर, ताकि हमें ये याद रहे 7 रंग, उसका क्रम याद रहे, इसलिए इसे संक्षेप में इस तरह से लिखा जाता है। श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी माध्यम जैसे प्रिज्म हुआ तो उससे गुजरता है और उसके ये जो सूर्य का प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो ये जो विभक्त होने वाला है, ये बंटने वाला है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो हम तो प्रिज्म की सहायता से ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में बंट जाता है, लेकिन प्रकृति ने भी एक प्रिज्म बनाया है जिससे बारिश के जो बूंदे होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि बारिश के समय बारिश जब बंद होती है उसके बाद आसमान पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, इस तरह से 7 रंगों का। तो ये जो इंद्रधनुष है इसे भगवान ने जो हम तो कृत्रिम रूप से प्रिज्म से 7 रंगों में उसको बांटकर दिखा रहे हैं। जैसे इस चित्र में दिख रहा है 7 रंगों में बढ़ जाता है सूर्य का प्रकाश, तो उसी तरह से प्रकृति में जब बूंद जो उपस्थित रहते हैं वातावरण में, उन बूंदों से जब प्रकाश गुजरती है तो वो भी 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष बनाती है। तो ये प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, लेकिन ये जो प्रिज्म से विक्षेपण हो रहा है ये कृत्रिम विक्षेपण हो रहा है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना यह बताता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो ये जो प्रकाश का विक्षेपण होने के बाद
इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, तो इससे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो मानव नेत्र और उसकी संरचना, तो ये प्रकाश, ये जो वस्तुएं हम देख पाते हैं, तो ये किसके कारण संभव हो पा रहा है? हमारे नेत्रों के कारण। तो इसलिए हम अपने नेत्र के बारे में और उसकी संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में एक है। तो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें जो आंख है या फिर नेत्र है वो बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे आती प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करें। तो किसी प्रकाश पुंज से प्रकाश आती है, वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होता है और नेत्र का बाहरी भाग सफेद तथा कठोर होता है, ताकि आंतरिक भाग की जो संरचना है उसको दुर्घटना से, किसी आघात से, चोट से बचा सके। और इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली या फिर प्यूपिल कहते हैं, और पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। तो आइरिस क्या करती है? पुतली को छोटा या बड़ा करने का काम करती है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करता है, और जो आंखों का रंग हम कहते हैं कि नीला है, भूरा है, तो ये आइरिस के रंग के कारण है। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र का रंग लाल है, तो वास्तव में हम आइरिस के रंग को बताते हैं। तो आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक उत्तल होता है। क्या होता है? पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है, और लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। जो प्रकाश लेंस पर पड़ता है उसे वो अपने पीछे एक जगह फोकस करता है। वहां प्रतिबिंब बनता है उस पटल को जहां उस प्रकाश फोकसित हुआ, और वहां एक प्रतिबिंब बना किसी वस्तु का, तो उस पटल को कहते हैं रेटिना या फिर दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो जो रेटिना होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव जो आंख ग्रहण करता है, वो जो संवेदना होता है वो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। जो दृक् तंत्रिका है वो मस्तिष्क तक जुड़ी रहती है, और वो मस्तिष्क को मैसेज भेजने का काम करती है, और उसी से ही हमारा मस्तिष्क किसी वस्तु को पहचानता है और वो बताता है कि ये कौन सी वस्तु है। अब इस संरचना को हम देखते हैं। ये मानव नेत्र का आंतरिक भाग है। ये जो बाहर एक लेयर देख रहे हैं ये सफेद थोड़ा कठोर होता है, और ये जो आगे पारदर्शी भाग होता है ये है कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। जो आगे ये पारदर्शी भाग है ये है कॉर्निया। तो ये आंखों को आघात से भी बचाता है या किसी दुर्घटना से बचाने का कार्य करता है। और इसके बाद ये जो बीच में ये नीले रंग का दिख रहा है इधर से, और ये इधर से नीले रंग का भाग दिख रहा है, ये है आइरिस। तो ये जो आइरिस है इसी के कारण आंखों का जो रंग है वो दिखाई देता है। जैसे कभी हम कहते हैं किसी की आंखों का रंग लाल है या फिर भूरा या नीला है, तो ये आइरिस के रंग के कारण ही आंखों का रंग भूरा या नीला दिखाई देता है। तो ये चित्र में जो नीले रंग से दिख रहा है दोनों तरफ, ये है आइरिस, और इसके बीच में जो द्वार है खाली जगह ये है, यहाँ पर है पुतली, और पुतली को भी नियंत्रण करने का काम ये आइरिस ही
करता है कि प्रकाश कितना आंखों के अंदर लेंस तक जाए। और ये पुतली के पीछे ठीक है, यहाँ पर है लेंस है, और ये लेंस पर ही प्रकाश पड़ता है और ये प्रकाश जाकर फोकसित होता है रेटिना पर, और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब तैयार होता है। और ये है दृक् तंत्रिका जो मस्तिष्क तक मैसेज भेजने का काम करता है। और रेटिना और दृक् तंत्रिका के बीच जहाँ मिलता है वो बिंदु है अंध बिंदु, और अंध बिंदु में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है तथा वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु पर को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता है। मतलब रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ समय तक, कुछ सेकंड के लिए 1/16 सेकंड तक वहाँ बना रहता है, उसके बाद जाकर वो प्रतिबिंब हटता है, मतलब तुरंत नहीं हटता है। अतः यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र के भांति चलती हुई अनुभव होगी। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, आयु के साथ वो परिवर्तित होती रहती है, और सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक जो सुविधाजनक दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। कुछ मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। परंतु संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि थोड़ी धुंधली हो जाती है, जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाना है। तो कभी कभी हमारे कैमरे के लेंस भी क्या हो, थोड़े घिस जाते हैं या उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो क्या होता है जो पिक्चर फोटो आते हैं वो क्लियर नहीं आते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे आंखों के लेंस हैं वो हमारे उम्र के साथ थोड़े धुंधले हो जाते हैं, जिसके कारण वृद्धावस्था में चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई देने लगती है। तो ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है, और शल्य चिकित्सक द्वारा जो धुंधले लेंस हैं उसको हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल तथा सुरक्षित बना दिया है। आंखों की पुतली का बड़ा या छोटा होना, तो आंखों का जो पुतली है वो बड़ा और छोटा हो जाता है, तो उसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे। तो क्रियाकलाप 9 को देखते हैं। तो इसको करने से पहले एक चेतावनी है कि इस क्रियाकलाप को जब करेंगे तो लेजर टॉर्च का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। तो अपनी सहपाठी की आंख को देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक टॉर्च से उसकी आंखों पर प्रकाश डालेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। तो एक टॉर्च लेंगे, उसके अपने दोस्त की आंखों में डालेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन होता है। टॉर्च को बंद करेंगे और पुनः उनकी पुतली का अवलोकन करेंगे। तो पहले टॉर्च को जलाकर उसकी आंखों पर डालेंगे, फिर देखेंगे कि पुतली में क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर टॉर्च को बंद करके देखेंगे कि उनकी पुतली में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो क्या आप पुतली के आकार में परिवर्तन को देख पाते हैं? तो टॉर्च से प्रकाश डालने पर पुतली का आकार छोटा हो जाता है तथा टॉर्च बंद करने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसा इस कारण होता है कि मंद प्रकाश स्थिति में आंख को अधिक प्रकाश ग्रहण करने हेतु पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, और तीव्र प्रकाश जब तेज प्रकाश हो तो ऐसी स्थिति में आंख को कम प्रकाश मिले, इसके लिए क्या करता है, वो पुतली का आकार को छोटा कर देता है। तो
तो इसी कारण से पुतली का आकार छोटा बड़ा हो जाता है लाइट को एडजस्ट करने के लिए। अब है अंध बिंदु की जांच करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप 10 को करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर कागज की सीट का एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस चिन्ह बनाएंगे। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए और दोनों चिन्हों के बीच की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कागज के सीट को सीधे हाथ से नेत्र के सामने पकड़ेंगे। सीधे हाथ से आंखों के सामने वो सीट को रखेंगे। अब बाएं आंख को बंद कीजिए तथा दाहिने आंख से क्रॉस को देखिए। बाएं आंख को बंद कीजिए, दाहिने आंख से क्रॉस को देखिए। तो आप क्या देख पाते हैं कि कागज की सीट को धीरे धीरे अपने आंखों की ओर लाएंगे। पहले देखेंगे, बाएं आंख को बंद करके दाएं आंख से देखेंगे, फिर क्या करेंगे, कागज का सीट को धीरे 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 करके आंखों के सामने लाने का कोशिश करेंगे। गोल चिन्ह सीट के एक दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। गोल चिन्ह के अदृश्य होने का कारण यह है कि रेटिना पर एक ऐसी बिंदु है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो अंध बिंदु में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो उसका मैसेज मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता है और उसी बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और इसी क्रियाकलाप को हम दाहिने नेत्र को बंद करके फिर से दोहराएंगे और फिर उसको देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि अब उसमें दिखाई देती है कि नहीं। अब है दृष्टि निर्बाध। तो इसको क्रियाकलाप 11 द्वारा करते हैं। तो इसको करने के लिए गद्दे का एक टुकड़ा और पेंसिल लेंगे और गद्दे के एक और तोता बनाएंगे और दूसरी तरफ पिंजरे का चित्र बनाएंगे। तो गद्दा लेंगे, गद्दे के एक तरफ तोता बनाएंगे और दूसरी तरफ पिंजरा बनाएंगे और गद्दे के ऊपरी सिरे के नजदीक तथा निचले सिरे के नजदीक एक एक छिद्र बना देंगे। उससे पेंसिल लगाएंगे जिससे पेंसिल को उसमें अटकाया जा सके। पेंसिल के निचले हिस्से को दोनों तलहटी से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे और आगे पीछे तेजी से घुमाएंगे। ये देखिए पेंसिल को यहाँ लगाया गया है गत्ते पर, एक तरफ पिंजरा बनाया गया है, दूसरी तरफ तोता बनाया गया है। अब इसको पेंसिल को तेजी से घुमाएंगे तो लगेगा कि ये जो दो तरफ बना हुआ, एक तरफ पिंजरा है एक तरफ तोता, तो हमको ऐसा भ्रम होगा कि पिंजरे के अंदर तोता है। तो ये क्या किस कारण से हो रहा है, तो जब गत्ते को पेंसिल की सहायता से तेजी से घुमाते हैं तब तोता पिंजरे के भीतर दिखाई देते हैं। क्योंकि जब गत्ता तेजी से घूम रहा होता है तो रेटिना से तोता का जो प्रतिबिंब हटने से पहले ही, रेटिना से तोता का प्रतिबिंब बना, वो हटने से पहले ही उसमें क्या बन गया, पिंजरे का चित्र रेटिना पर बन जाता है। इससे तोते के पिंजरे में होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि तोता पिंजरे के अंदर है और इस परिघटना को कहते हैं दृष्टि निर्बाध। अब जब नेत्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी देखभाल भी आवश्यक है। तो नेत्रों की देखभाल किस तरह से करेंगे, नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है और समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ से सलाह भी लेना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच भी करानी चाहिए और साथ ही स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए जिससे आंख साफ रहे। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव या सिर दर्द हो सकता है। तो बहुत ज्यादा प्रकाश या फिर बहुत कम प्रकाश आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उससे बहुत तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है। तो आंखों में खिंचाव हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति भी पहुंचा सकती है। और पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नजदीक या फिर बहुत दूर नहीं रखना चाहिए, इसे सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। और यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। और यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको चश्मा पहनना है तो आप चश्मे का प्रयोग जरूर कीजिए।
सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखिए। नेत्र को रगड़ना नहीं चाहिए और यदि आपके नेत्र में धूलकण, मिट्टी, धुआं चला जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोइए। यदि सुधार ना हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूषित नदियों या तालाबों में स्नान नहीं कीजिए क्योंकि इससे भी आंखों को नुकसान हो सकता है। और रात में टेलीविजन देखते समय या कंप्यूटर पर कार्य करते समय कमरे में लाइट अवश्य जला लीजिए। ये हो गया आंख से को सुरक्षित रखने की सावधानियां, तो इसको आप जरूर अपनाइए। अब देखते हैं जो चक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं वो पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन कैसे। कुछ व्यक्ति चक्षुष मतलब दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं और उनकी देखने की दृष्टि सीमित होती है। और कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं अर्थात अंधे होते हैं। और कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा या फिर ध्वनियों को ध्यान से सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तो हम कहते हैं ना कि यदि हमें किसी तरह की कमी आ जाती है तो हम बाकी चीजों से उस कमी को ढकने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह यदि हमारा एक ज्ञानेंद्रिय थोड़ा कमजोर हो जाता है या उसमें कोई विकृति आ जाती है तो बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ज्यादा एक्टिव। तो उसी तरह से जो आंख से देखने में अक्षम हैं, जो नहीं देख पाते हैं, तो वैसे व्यक्तियों के लिए बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। ठीक है। अब है क्या होती है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या है। चक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। लुई ब्रेल स्वयं एक चक्षुष दिव्यांग व्यक्ति थे। इन्होंने एक लिपि विकसित की तथा जिसकी मदद से चक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं। इसे 1821 में प्रकाशित किया। इसमें कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुंकित पैटर्न है और प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है। अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द तथा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है और बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। तो इस तरह से ब्रेल लिपि को तैयार किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दिखाने के लिए इस तरह की ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है, जिससे जो चक्षुष दिव्यांग हैं वे पढ़ने में इस प्रयोग कर सकते हैं। इसको स्पर्श करके वे पढ़ सकते हैं। ब्रेल पद्धति के पैटर्न। इन उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श कर शब्दों को पहचाना जाता है। इस तरह से जो चक्षुष दिव्यांग हैं वे ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ सकते हैं। क्यों जरूरी है नेत्रदान। तो हमारा नेत्रदान करना क्यों आवश्यक है ये जानते हैं। नेत्रदान किसी सामान्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। यह उसकी मृत्यु के बाद अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को लगाया जा सकता है। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर तथा अस्पताल में किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जिसने नेत्रदान किया है, उसके मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी भी स्थान पर या फिर उनके घर पर या फिर अस्पताल में नेत्र का दान किया जा सकता है। नेत्रदान अंधता से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक बहुमूल्य भेंट है, क्योंकि नेत्रदान के द्वारा जो व्यक्ति अंधा है, चक्षुष दिव्यांग है, उसको जब आंखें लग जाती है तो वो
सामान्य व्यक्तियों की तरह इस दुनिया को देख सकता है। तो जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपना धरोहर रखना होता है। इसके लिए इसके बारे में अपने निकट संबंधियों को भी सूचित करना चाहिए ताकि मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो ये भी अपने परिचित को या फिर अपने सगे संबंधियों को ये सूचना देना आवश्यक है कि मैंने नेत्रदान किया है, तभी वे आपके मृत्यु के बाद उसका दान करा सकते हैं। तो सामान्य बीमारी में तो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, लेकिन कुछ बीमारी जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी सी हो गया, रेबीज या फिर ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा, टेटनस, हैजा, इंसेफेलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो दृष्टिहीनता में भी यदि कोई साहस बरकरार रखे और अपने दृढ़ संकल्प को रखे तो वो भी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। तो दृष्टिहीनता साहस को कुचल नहीं सकती है। तो ये चित्र में दिख रहे हैं अनका टोप्पो, रांची के निवासी हैं जिन्होंने दृष्टिहीनता को अपनी उन्नति के मार्ग में कभी बाधक नहीं बनने दिया। ऐसा नहीं था कि ये जन्म से ही वे दृष्टिहीनता के शिकार थे। 1993 में जब उन्होंने आंखों में थोड़ी समस्या हुई तो वे अस्पताल गए। उन्हें डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी। तो शुरू में दृष्टि में कुछ सुधार भी हुआ, परंतु धीरे धीरे इसमें गिरावट होने लगी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए 2 वर्ष के अंदर 5 बार ऑपरेशन किया गया, परंतु धीरे धीरे दृष्टि जाती चली गई। उनकी आंखों की जो दृष्टि थी वो कम होने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर अब तो मैं दृष्टिहीन हूँ। दूसरे ही क्षण उन्होंने अपनी सोच बदली। मैं अपने समुदाय से इस राज्य का पहला डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने छपी किताबों से आवाज आने वाले मशीनों का सहारा लिया। प्रारंभ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से दृष्टिहीन होने के कारण प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कानून का सहारा लेना पड़ा उन्हें और अंततः उनकी जीत हुई। उन्होंने संस्थान में प्रवेश लिया और वे आज एक सफल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन यदि वे हार मान जाते कि मैं दृष्टिहीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वे कभी डॉक्टर नहीं बन सके। लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प रखा और वे सफल हुए। तो इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर एक शक्ति बनाए रखना चाहिए और उन्हें अपने पर भरोसा करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी तरह की और एक कहानी है, ये है श्वेता मंडल। श्वेता मंडल जब 6 वर्ष की थी तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला और 9 वर्ष की चिकित्सा के बाद उनकी दृष्टि खो गई। उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण की, फिर इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से की एवं स्वर्ण पदक प्राप्त किया। परीक्षा में उन्होंने लिपि को ध्वनि में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। तो देखिए इनकी भी जो कहानी है बहुत प्रेरणादायक है। इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ये अपनी पढ़ाई जारी रखी अपनी चक्षुषा दिव्यांग होने के बावजूद। तो इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए और अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। तो इस पाठ में हमने सीखा कि प्रकाश सभी अपारदर्शी पृष्ठों से परावर्तन होता है और जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है या फिर आपतित होकर परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है खुरदुरे पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होता है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर रक्षित किया जा सकता है।
आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर रक्षित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप वह यंत्र है जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाली वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्लाइडोस्कोप वह यंत्र है जो कांच के रंगीन टुकड़ों का बहुलित परावर्तन के कारण सुंदर पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का विक्षेपण श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर बना रहता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में स्थित पानी के सूक्ष्म कणों से विक्षेपण की प्रक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रेल स्पर्श ज्ञानेंद्रियों की सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा पढ़ने की विधि है जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी कोण पर झुके 2 दर्पण एक से अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया स्वच्छमंडल आइरिस परितारिका पुतली लेंस रेटिना दृष्टिपटल दृक् कोशिकाएं तथा दृक् तंत्रिकाएं। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।